नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल द स्टडी स्विच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 10th क्लास मैथ्स की सेकंड क्लास है ना। इससे पहले हम एक लेक्चर ले चुके हैं, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है ना, तीनों क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन कि हमने जो एनसीईआरटी की बुक 10th क्लास की मैथ्स की स्टार्ट की है, उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी डल चुके हैं। एक में हमने संख्याओं के विषय में चर्चा की थी, यानी कि रियल नंबर क्या होता है और रियल नंबर के अंतर्गत आने वाले सारे नंबरों के विषय में चर्चा की थी। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि जो आपका चैप्टर जो 1.1 है उसके पहला और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों क्वेश्चनों को देखे थे ना। आज जो है वो लेक्चर 3 है, जिसमें हम देखेंगे एक, अगर मैं लेक्चर को छोड़ दूं स्टार्टिंग की, जो कि क्लासिफायर ऑफ नंबर मतलब कि संख्याओं का वर्गीकरण देखा था। उसके अलावा हमने पहला लेक्चर देखा और ये सेकंड लेक्चर है, यानी कि ना जब से हमने क्लास स्टार्ट की है तब से, है ना। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके 10th में मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकें आप, है ना। बिल्कुल बेसिक से हमने क्लास स्टार्ट की है और हम पूरे आपके जो 14 चैप्टर है पूरे करेंगे, है ना। तो देखिए बिना देर किए चलते हैं आज के टॉपिक पे, यानी कि चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जरा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए जरा, एचसीएफ दिया है 306 इंटू 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया है वो 9 दिया है ना। और पूछा है हमसे कि इसी संख्या का हमसे एलसीएम ज्ञात करने को कहा है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उससे हम ये सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या है फॉर्मूला, तो देखिए जरा, मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में बता दूंगा आपको। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो कि हमने कल चर्चा भी की थी। इसको प्रूव करना भी हमने सीखा था, देखा था हमने कल प्रूव करना, है ना। तो आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी है तो देखिए। तो हमने इनको प्रूव करना देखे थे। ये जो ये फॉर्मूला बना है वो कैसे बना है ये हमने कल देखा था, है ना। इसको प्रूव करना भी देखा था। अब देखिए इसको मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर बराबर we now that LCM into HCF, है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले में हम डायरेक्ट मान रख के और हम उसको ये क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। देखिए आप, अगर मैं बात करूं तो दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, ये दोनों, है ना। कौन सी है, आप दो संख्याएं देखें तो कौन सी है, 306 इंटू 657 बराबर, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल होगा ये, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आप ध्यान दें, यहां पर एचसीएफ दिया है, कितना दिया है, 9, है ना। और हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह क्या रख देंगे, 9। तो सबको एक तरफ ले जाए, है ना। तो ये यहाँ एलसीएम के गुणा में 9 है। अगर इधर इसको इक्वल के इधर लाऊं, मतलब कि बराबर के अगर मैं इधर लाऊं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भाग में आ जाएगा, है ना, यानी कि डिवाइड में चला जाएगा। तो हम एलसीएम चाहिए, हमें एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657। इसको पलट दिया मैंने, कुछ नहीं करा है, उधर लिख दिया, है ना। ये क्या है, ये यहाँ पे इंटू में है। अगर मैं इसको बराबर के इधर लाऊं, यानी कि इक्वल के इधर लाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 9। इसको काट देते हैं, है ना। तो देखिए आप काटना, 9 का 30 से ऊपर ना निकले, टेबल पढ़िए, 9 दिया 27, यानी कि 3 आ गया। बचे कितने यहां से, तो यहां से 3 बचे, ये 6 है ऑलरेडी, तो कितना हुआ, 36 हो गया। तो 9 की टेबल में 4 बार पढ़ेंगे तो 9 चौको 36। अब आप रफ में आप कर सकते हैं एलसीएम बराबर
अब ये 657 को गुणा 34 में आप इधर रफ कर सकते हैं ना, तो 657 इंटू, ये तो आपको करना ही पड़ेगा है ना, तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा क्या होगा आपका, ये जो कैलकुलेट करेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इजी हो जाएगा। देखिए इसके लिए आपको 20 तक पहाड़े भी याद होना चाहिए है ना। तो सबसे पहले एक इंपोर्टेंट बात कि अगर आपको कैलकुलेटिंग मजबूत करना है, यानी कि आपका जोड़ घटाना गुणा भाग ये जल्दी जल्दी सॉल्व करना है आपको, तो उसके लिए आपको 20 तक पहाड़े, कम से कम 50 तक वर्ग याद होना चाहिए है ना, और कम से कम 20 तक आपके क्यूब याद होना चाहिए आपको, तो आपकी ये कैलकुलेटिंग क्या हो जाती है, इजीली हो जाती है। तो देखिए आप 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 तो 22 के 2 हासिल 2, 6 6 24 और 2 26 इंटू 7 तिया 21 का 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 17 के 7 हासिल 1, 6 तिया 18 और 19, 8 2 1 3, 6 7 13, 13 3 हासिल 1, 9 2 11 12 2 हासिल 1 2, ये हो गया आपका 22 338 है ना। तो 22 338 आपका क्या हो गया, ये एलसीएम, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम निकल करके आ गया है ना। एक बार और देखते हैं, तो हमने क्या करा, फॉर्मूला में पुट कर दिया सिर्फ बस, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला है। तो हमने दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 306 और 657, यानी कि 306 और 657, उसको फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमने एलसीएम वहां से निकाल लिया। कितना आया, 22,338। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए जरा, देखते हैं सेकंड सवाल क्या है, सॉरी सेकंड नहीं, ये देखते हैं फिफ्थ सवाल है ना, चैप्टर नंबर 1.1 का। तो ये सवाल क्या कहता है, देखिए जरा, पहले देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें ताकि हम समझ पाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बड़ा है ना, थोड़ा लॉजिकली है। तो देखिए सबसे पहले तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है हम देखेंगे। तो आप देखिए थोड़ा सा हम रफ समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, यानी कि प्राकृत संख्या की, मैंने बता चुका हूं पहले लेक्चर में, आप अगर नहीं देखा तो देखिए। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, जो काउंटिंग नंबर, यानी कि आपके जो नेचुरल नंबर जो होते हैं वो क्या है, काउंटिंग नंबर है। अब काउंट कहां से करते हो आप, जीरो से तो नहीं करते ना, कैसे करते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट, तो आप क्या कहोगे, 0 1 2 3 तो नहीं कहोगे है ना। कहां से कहोगे आप, यही कहोगे ना 1 2 3 4 है ना, ऐसा तो नहीं कहोगे कि किसी ने आपसे पूछ लिया कि यहाँ कितनी संख्या है, गिन के बताओ जरा, कोई वस्तु को गिनने के लिए कहा जाए आपसे, तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे 0 1 2 3 4 है ना। आप काउंट कहां से करोगे, तो काउंट कहां से करोगे आप, तो काउंट ऐसे ही करोगे ना 1 2 3 4 है ना। तो वही क्या है, वही नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, काउंटिंग नंबर, यानी कि कहां से होते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 है ना, कहां तक जाएंगे, ये आपके इंफिनिटी तक है ना। तो देखिए आप अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहली जो प्राकृत संख्या है, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपका कौन सा है, 1। अब देखिए क्या ये रहा है कि जो 6n है ना, जो 6n के n की किस संख्या, प्राकृत संख्या के लिए, यानी कि वो क्या लिखा है, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n का अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखते हैं हम, अगर मैं बात करूं तो प्राकृत संख्या आप देखिए जरा, n की जगह प्राकृत संख्या रख दीजिए, जैसे n बराबर 1 रख दिया मैंने, तो 6 की पावर 1 रखा तो क्या होगा, 6 ही होगा। अब n की जगह 2 रख दूं, n की जगह 3 रख दूं, अब प्राकृत संख्या कोई भी रख सकता हूं ना मैं। तो देखते हैं जरा, अगर मैंने 6 n की जगह 2 रख दिया आपकी बात, तो क्या होगा, ये 36 हो जाएगा। n की जगह 3 रख दिया तो 216 हो जाएगा। n 6 की 4 रख दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका 36 216 का गुणा 96 करोगे तो शायद 1296 है ना। तो आप देख पा रहे होंगे, और भी आप आगे रखोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा आपका। तो हम कह सकते हैं ये कि n 6 की पावर, आप कोई भी संख्या को रख दो n की जगह,
यानी कि नेचुरल नंबर की बात हो रही है, सिर्फ 1 से लेकर कहां तक, अनंत तक कोई भी नंबर आप अगर n की जगह आप पुट कर दो तो वो क्या आपको जीरो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता जीरो, वो मैं बताऊंगा, लेकिन बस इतना समझ लीजिए आप कि 6 की पावर n की जगह आप कोई भी मान रख दो, 1 2 3 4 कहीं तक रख दो, लेकिन लास्ट में आपको 6 की मिलेगा, ना कि आपको लास्ट में जीरो पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका कारण देखिए जरा, है ना। ये तो हमने देखा, निष्कर्ष जब हम लिखेंगे, अब एग्जाम में कैसे लिखना है आपको वो देखिए जरा। है ना, तो इसको देख लिया हमने, अब देखिए जरा। कब जीरो पर समाप्त होगी वो देखिए जरा। देखिए कोई भी अंक या संख्या लिख सकते हैं, संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 into 5 का होना अनिवार्य है। यानी कि 2 गुणा 5 उसकी जब अभाज्य गुणनखंड होंगे तब वह जो है वो शून्य पर समाप्त होगी। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बताता हूं मैं इसके पीछे, ये क्वेश्चन हमने चालू कर दिया हल, है ना, यहां से देखिए। अब एक चीज और समझिए आप कि कोई भी संख्या में जीरो तभी आएगा जब 5 का गुणा सम संख्या में होगा, है ना। ये सवाल नहीं है, ये अलग से समझने का प्रयास करें आप। कोई भी संख्या में जीरो तब आएगा जब 5 का गुणा सम संख्या में हो। 5 का गुणा जो है वो सम संख्या में अगर हो रहा है तो इसका मतलब होगा तो जीरो आएगा, तो जीरो आएगा। अब देखिए जरा, जैसे आप 5 का गुणा कोई भी संख्या में कर दो, कितना 10, 5 का गुणा आप सम संख्या के रहा हूं 4 में कर दो तो कितना 5 को 20, आप 6 में कर दो 30, 5 का गुणा आप 8 में कर दो 40। यानी कि आप एक चीज समझ रहे होंगे कि 5 का गुणा कोई भी सम संख्या में होता है तो हमें लास्ट में क्या प्राप्त होती है, जीरो, है ना, जीरो। अब एक चीज और समझने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं आपको, है ना। तो लाभों की बात फ्री में देखिए जरा, तो मैंने क्या कहा, 5 का गुणा आप किसी सम संख्या से करते हो तो आपको जीरो प्राप्त होगी, है ना। और आप एक चीज समझ लो कि कोई भी सम संख्या में 2 का होना, 2 तो होता ही है, जैसे मैं बात करूं 2 में 2 है, ठीक है, 4 में भी ये 2 तो है, 6 में भी आपका 2 है, 8 में भी आपका 2 है, 10 में भी आपका 2 है। तो एक चीज आप समझ पा रहे होंगे कि भैया अगर कोई भी संख्या जीरो पर तब समाप्त होगी जब एक पेयर 2 into 5 का, यानी कि उसके गुणनफल जो है वो क्या होना चाहिए, 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 तब तक नहीं होंगे तो जब तक वो क्या संख्या आपको जीरो दे ही नहीं सकता। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। तो ये मैंने समझाया, सवाल करते हैं। चेक करते हैं हम जो सवाल दिया हमारा, तो दिया है हमें 6 की पावर n में पूछा है हमसे, है ना। 6 की पावर n के लिए देखते हैं जरा, तो 6 के हम दो गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 into 3 लिख सकते हैं, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n into 3 की पावर n, है ना। अब देखिए जरा,
तो 2 3 6 मतलब हमें 0n के लिए तो अब कुछ भी रख दे, तो हम 2 की पावर में कुछ भी रख दे तो 0 प्राप्त तो हो ही देगा हमें, है ना। यानी मैं 6 की पावर कुछ भी रख दूं तो हमें क्या होगा, 0 प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड, इसके अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें जो है, अभाज्य जो गुणनखंड है उसमें जो है वो आपका 2 तो है लेकिन सॉरी 5 नहीं, यानी कि 2 into 5 का जोड़ा नहीं है ना। यानी कि 2 into 5 का पेयर नहीं है, नहीं किसमें, 6 की पावर n में 2 into 5 का जो पेयर है वो नहीं है ना। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। करते हैं हम नेक्स्ट सवाल इसके बाद, ठीक है। तो एक बार और समझाऊं मैं आपको, कोई भी अंक संख्या शून्य पर समाप्त तब होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 का पेयर हो, तब शून्य पर समाप्त होगी, है ना। तो 2 और 5 का होना अनिवार्य है, 2 और 5 का होना क्या है, अनिवार्य है, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें तो 2 और 5 है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 6 की पावर n अंक पर 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 into 5 का जोड़ा नहीं है, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूजन लिख लिया। तो देखिए जरा सवाल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1.1 का क्या कहता है, पहले समझ, मैंने पहले भी कहा आपसे, सबसे पहले जो हमारा प्रयास होना चाहिए, यानी कि वो क्या होना चाहिए, सवाल को समझने का, सवाल क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 into 11 into 13 plus 30 13 और 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। इसलिए मैंने कहा है कि पहले लेक्चर आपने नहीं देखा तो देखिए, मैंने रियल नंबर के अंतर्गत आने वाले, चाहे वो भाज्य हो, अभाज्य हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, है ना, पूर्ण हो, पूर्णांक हो, ये सारी संख्याओं के विषय में हमने उस लेक्चर में चर्चा की है। तो देखिए यार थोड़ा सा हम शॉर्टली समझते हैं। तो भाज्य संख्या भैया वो होती है जिसके, यानी कि भाज्य संख्या यानी कि आपके प्राइम नंबर, क्या है प्राइम नंबर, कोई भी संख्या, किसी संख्या के 2 से ज्यादा अगर गुणनखंड है तो वो क्या है, भाज्य संख्या। यानी कि मैं बात करूं 6 की, तो एक और स्वयं को छोड़कर कोई एक और अगर इसका गुणनखंड है, यानी कि इसका फैक्टर है, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। अब 1 और 6 को छोड़कर, है ना, तो क्या हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा इसका, है ना। इसके तो और भी हैं, 3 भी है, लेकिन कम से कम इन दोनों के अलावा एक और होना चाहिए, है ना। यानी कि स्वयं को और एक को छोड़कर एक फैक्टर और है अगर इसका, तो वो क्या, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये भाज्य संख्या है। अब देखते हैं, अब देखिए जरा, तो देखते हैं दोनों को, है ना, दोनों को देख लेते हैं इसी बार में। इसको अब देखिए A1 कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 7 into 11 into 13 प्लस 13,
ठीक है, तो देखिए आप देख पा रहे होंगे जो है वो इसमें 13 दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं। तो 13 लिया हमने यहां से, तो 7 इंटू 11 यहां से गया तो 1 बच गया, और यहां भी क्या बच गया, +1। ठीक है, ये हमारा ठीक। देखते हैं और आगे 13, अब ये क्या होगा भैया, 11 7 77, 77 गुना 1 में करोगे तो भी क्या आएगा, 77 +1। तो देखिए अब जरा, तो ये होगा 77 + 1 78, ये होगा 13 इंटू 78। ठीक है, इसको और कर लेते हैं दोनों को, कैलकुलेशन साथ लिखेंगे कैलकुलेशन। अब देखिए जरा A2 अगर देखा जाए तो सेकंड क्या कह रहा है, ये जो है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस आपका 5। ठीक है, इसमें हम 5 कॉमन दिख रहा है तो ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5 कॉमन ले यहां से, तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3, ओ 5 तो गया ना, 5 1 कर सकते हैं यहाँ 1, इस पूरे में से ना 5 कॉमन है, तो क्या बचा हमारा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये बचा 5। अंदर को आप सब गुणा करोगे तो 1008 आ जाएगा +1। ठीक है, आप इसको गुणा कर लेना, ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1009। अब देखिए जरा निष्कर्ष लिखते हैं, क्या है निष्कर्ष इसका, तो देखिए जरा किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या भाज्य तब होती है, किसी भी संख्या भाज्य तब होती है जब को एक को छोड़कर, है ना, उसके 2 फैक्टर और होना चाहिए, तो इसमें 2 फैक्टर हैं एक को छोड़कर, तो ये क्या है, सीधी सी बात है, भाज्य। तो लिख देते हैं हम, अतः कोई संख्या भाज्य होगी अगर उसके एक को छोड़कर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, एक को छोड़कर 2 गुणनखंड हैं, अतः कोई संख्या भाज्य होगी अगर उसके एक को छोड़कर 2 गुणनखंड और हैं तो, और हैं तो, है ना, तो सेम इधर भी यही आ जाएगा, है ना, इसके भी 2 गुणनखंड हैं एक को छोड़कर, है ना, अतः संख्या भाज्य है, भाज्य है क्योंकि एक के अलावा भी उसके 2 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 6 हुआ, है ना। इसमें यही पूछा था हमसे कि संख्या भाज्य है, क्यों है, तो संख्या भाज्य कब होगी, तब उसके कम से कम एक 1 और स्वयं को छोड़कर, यानी कि सेल्फ, है ना, यानी कि 1 और जो संख्या है उसको छोड़कर एक और फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें पता चल रहा है कि 1 के अलावा भी 2 हैं, तो ऑलरेडी ये क्या है, आपकी भाज्य है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, है ना। एक सवाल और बचा है इसका, चैप्टर नंबर 1.1 का, वो इंपोर्टेंट है, इसलिए हम लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हम उसको कल करेंगे, है ना।
तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका ही फायदा है इसमें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार दोस्तों।